वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भाई हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 8 करेंगे, जो है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया, मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। कैसे जो मानव है और उसका इन्वायरमेंट के साथ कैसे कैसे इंटरेक्शन है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या रहता है कि भाई जब मानव है, मानव कहाँ पर अपना जो बसेरा वो करता, अपनी बस्तियाँ, कल हमने बस्तियों के बारे में पढ़ा था। तो बस्तियाँ कहाँ डेवलप होती हैं, जहाँ मानव के अनुकूल इन्वायरमेंट उसको मिलता है। तो यही इंटरेक्शन जो आज है वो आज हम देखते हैं कि कैसे कैसे है और कहाँ कहाँ पर जो ह्यूमन है उसकी ग्रोथ है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे विकास हुआ है। यहाँ पर इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई जो नदियों का बेसिन है, ठीक है, नदियों का जो बेसिन है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है मानव की लाइफ को। तो भाई रेणुका है इसमें बताई गई है, ये हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें जो इसमें दिए गई है केस स्टडी उसके बारे में भी हमें देखना पड़ता है। और भाई ये क्या है ना कि एनसीईआरटी आपके सीटेट के लिए तो है ही है, वैसे भी अगर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, तो एनसीईआरटी तो पहले आती है, उसके बाद आता है कुछ भी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर करना है। तो जो भी भाई टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं अपना, तो एनसीईआरटी स्पेशल अगर आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि एक एक लाइन इम्पोर्टेंट होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी किया करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। इसमें क्या है कि दिया गया है कि रेणुका है, लड़की है रेणुका, जो काफ़ी एक्साइटेड है। वो क्यों है कि भाई उसके चाचा हैं श्रीकांत, वो 4 महीने के बाद घर आते हैं। क्यों, वो क्या थे, वो वन्य जीव फोटोग्राफर थे, ठीक है। और रेणुका को क्या था कि ये चीज़ें बहुत पसंद थी, वनों के बारे में जानना, वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में जानना, वो उसको काफ़ी अच्छा लगता था, नेचर के बारे में मतलब। तो उसने जब फोटो में है कि उसने फ़ोटो में दिखाया है, जो उसके चाचा ने फ़ोटो दिखाया, तो उसमें उसको विभिन्न प्रकार के जो चेहरे हैं वो दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो ये फ़ोटो आप देख सकते हो, इसमें क्या है कि कहीं पे इतने गर्म कपड़े पहने हुए हैं कोई, ठीक है, कोई अलग तरीके का उसको दिखाई दे रहा है, कोई अलग तरीका का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि वो पूछती है कि भाई ऐसा क्यों है, कहाँ कहाँ पर लोग कैसे कैसे रहते हैं, उसको मतलब कि ये जानने में ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है रेणुका को। तो इसके बारे में जब उसको वो बताया जाता है कि भाई हर जगह अपनी अलग होती है, नेचर है जो हर जगह का जो इन्वायरमेंट है वो अलग होता है, ठीक है। और उसी से क्या होता है भाई, जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है, हमारा रहना सहना भी वैसा ही होता है, हमारा खाना पीना भी वैसा ही होता है। अब ये देखो कि जैसे जो ये कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं वही ज़्यादा क्यों मछलियाँ खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी लाइफ को, इन्वायरमेंट क्या है भाई, हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए फिर उसने ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि भाई कैसे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक जो प्रदेश हैं उसमें लोगों का जीवन कैसा कैसा है। तो इसमें हम 2 बेसिन के बारे में मेनली वो पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है भाई अमेजन बेसिन, ठीक है। अमेजन क्या है, अमेजन एक नदी है, काफ़ी बड़ी नदी है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो इस नदी का अब बेसिन क्या होता है भाई, अगर बेसिन की हम बात करें, देखो क्या रहता है कि एक बड़ी जो नदी होती है उसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ ऐसे आके इधर से भी उधर से भी ऐसे आके मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो सहारा होता है भाई, इसको बोला जाता है बेसिन। जो नदियाँ जो एक बड़ी नदी में आकर उसकी सहायक नदियाँ आके उसमें मिलती हैं, वो सारा इलाका कहाँ क्या कवर करता है भाई, वो वहाँ के जल तंत्र को मैनेज करता है, उसी चीज़ को बोला जाता है भाई बेसिन, नदी का बेसिन बोला उसको जाता है। तो क्या है कि भाई जैसे बताया गया है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहाँ है भाई, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। अब कर्क रेखा कहाँ पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री
साउथ तक का जो वो है एरिया, ये इसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ती है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ में पड़ती है मकर रेखा। तो इनके बीच का अगर पूरा जो जगह देखी जाए उसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। इसके बाद क्या है, अगर ये पूरा तो हो गया उष्णकटिबंधीय, ठीक है, 23.5 डिग्री के ऊपर और नीचे के बीच का तो हो गया उष्णकटिबंधीय। लेकिन अगर हम 0 डिग्री से लेकर ऊपर 10 डिग्री तक का और नीचे भी 10 डिग्री तक का, उसको क्या बोला जाता है भाई, उसको बोला जाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश। उसको बोला जाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश। और जो अमेजन नदी है वो मेनली, बाकी तो है कि उष्णकटिबंधीय में भी है वो, लेकिन मेनली किस में है भाई, मेनली वो इसी में से होकर बहती है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में से। ठीक है, उसका ज़्यादा पार्ट पड़ता है भूमध्य रेखीय प्रदेश में, बाकी कुछ पार्ट उसका मतलब पूरे 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री उससे साउथ तक पड़ता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी पड़ता है। फिर इसमें क्या बताया गया है भाई, जिस स्थान पर कोई नदी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। ठीक है, अमेजन नदी बहुत सारी सहायक नदियां से मिलकर बनी है। उसी से बेसिन का मैंने बताया था अभी, बेसिन का निर्माण कैसे होता है, वो पूरा ही बेसिन कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर उसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, तो वो जो सहायक नदियों का इलाका भी है ना, वो भी सारा उस नदी का बेसिन बोला जाएगा, क्योंकि वो बड़ी नदी वही बना रही है टोटल। ठीक है, मिलकर। फिर क्या है, कहाँ से होती है भाई, ये जो नदी है, नदी का जो बेसिन, अमेजन नदी का जो बेसिन है, वो ब्राज़ील के कुछ भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे से भाग में ये बहती है। ठीक है, इन इलाकों में ये बहती है। जो इसका इम्पोर्टेंट है भाई, ये हम करेंगे। ठीक है, अब है कि भाई इसका अमेजन जो नाम है वो कैसे पड़ा था, ये बताते हैं कि जो स्पेन के रिसर्चर थे, ठीक है, जो रिसर्च करने वाले थे स्पेन के थे, जिसने इस नदी की खोज जब वो कर रहे थे, तब क्या था कि सिर पर सुरक्षा कवच लेकर और घास के स्कर्ट, मतलब घास ऐसे लपेटे हुए, कुछ स्थानीय जो लोकल जो आदिवासी लोग थे वहाँ के, उन्होंने आक्रमण कर दिया था। किस पर, जो स्पेन के रिसर्च करने वाले थे उन पर आक्रमण कर दिया था। तो इन ये आक्रमण करने वाले थे, मतलब को इन आक्रमणकारियों को उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स, ठीक है, नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। किसको भाई, स्पेन के रिसर्चर को। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने फिर इस नदी का नाम क्या रखा था, अमेजन रखा था। ठीक है, तो इसके नाम का भी पूछ सकते हैं क्यों रखा गया था। सहायक नदियाँ क्या होती है भाई, सहायक नदियाँ होती हैं वो छोटी नदियाँ जो मुख्य नदी में आकर मिलती हैं। ठीक है, जो वो छोटी नदियाँ जो मुख्य नदी में आकर मिलती हैं, उसको उस नदी की सहायक नदियाँ बोली जाती हैं। वो उनका भी क्या भी, उनका भी पानी अपने साथ जो पानी बहाकर लेके जाती हैं, वो उसमें मेन जो नदी रहती है, मुख्य जो नदी रहती है, उसमें मिल जाता है और वो पानी उसके साथ बहाकर जाता है। ठीक है, इसी को बेसिन बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं, तो अब हम अमेजन जो नदी है भाई, उसके अमेजन नदी का जो बेसिन है, उसके पूरे उस बेसिन की जलवायु की बात करेंगे कि वहाँ जलवायु है वो कैसी है। तो भाई अब भूमध्य रेखा के पास का है ये इलाका, जो अमेजन नदी का बेसिन है, अमेजन बेसिन जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका है। तो वहाँ पर क्या भाई, वहाँ पर पूरे साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो भाई इवेपोरेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बारिश भी ज़्यादा होती है। तो वहाँ की जलवायु कैसी हुई भाई, वहाँ की गर्म जलवायु हुई और नम जलवायु भी हुई, क्योंकि नमी है तभी तो बारिश हो रही है। ठीक है, लगभग प्रतिदिन बारिश होती है और बिना पूर्व चेतावनी के। ठीक है, पहले ये नहीं पता चलता क्या बारिश होगी, ठीक हो ही जाती है बस सीधी। और क्या है, तापमान उच्च है, मैंने बताया पूरे दिन गर्मी काफ़ी पड़ती है, तापमान उच्च है, आर्द्रता है। ठीक है, उच्च तापमान में आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा है।
रात के समय जब क्या दिन में तापमान ज़्यादा है तो रात के समय तापमान तो गिर जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी की वैसी रहती है वहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं वर्षा वन। वहाँ पर क्या है भाई, सघन वन है। भूमध्य रेखा के आसपास बारिश बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उनको वर्षा वन कहा जाते हैं, ठीक है। वो वर्षा के कारण बहुत ज़्यादा घने वन है वहाँ पर, ठीक है। सघन वन, जिनको सघन वन बोले जाते हैं, घने वनों को क्या बोलते हैं, सघन वन। वो इतने सघन बताते हैं कि भाई वहाँ पर जो पत्तियाँ है, ठीक है, पत्तियाँ और शाखाओं से छत सी बन जाती है, ठीक है। ऐसे ऐसे छत सी बन जाती है इधर से उधर से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या भाई सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं आ पाती, और जो जमीन है उसमें क्या रहती है भाई, नमी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि ऐसे ही पौधे, जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, ऐसे पनप पाते हैं जिसको सूर्य की गर्मी कम चाहिए। और उसमें क्या मिलते हैं, परजीवी पौधे, ठीक है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पर क्या मिलता है, आर्किड और ब्रोमीलाइड, आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर भाई यहाँ पर काफ़ी पक्षी हैं जो, और पशु हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। जो वो सदाबहार वन है भाई, कहीं पे भी सदाबहार वन है जो, उनमें जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले पक्षी हैं। फिर भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जो भारत में सामान्य रूप से नहीं पाए जाते हैं, वो वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और बाकी एनिमल्स में क्या है भाई, बंदर भी हैं, स्लॉथ हैं, चींटी खाने वाले टैपीर भी हैं, ठीक है। मगरमच्छ पाए जाते हैं, सांप, अजगर, एनाकोंडा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं। कीड़े मकोड़े भी काफ़ी पाए जाते हैं इस बेसिन में, ठीक है। मांस खाने वाले पिरान्हा मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी के जो बेसिन है उसमें काफ़ी पाई जाती है। मांस खाने वाली पिरान्हा मत्स्य, ठीक है, पिरान्हा मछलियां हैं जो, ठीक है, वो भी पाई जाती हैं यहाँ पर। फिर भाई वर्षा वन है जो, वहाँ भाई जो अमेजन बेसिन है, मतलब यहाँ के निवासी कैसे हैं, क्या क्या वो करते हैं। तो यहाँ के निवासी हैं भाई क्या करते हैं, वृक्षों को काट कर, क्योंकि वहाँ पर वृक्ष काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो वृक्षों को काट कर और अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। पुरुष हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर शिकार करते हैं और नदी से मछली पकड़ते हैं। ये पूछा गया है भाई, वहाँ के ना पुरुष क्या करते हैं और औरतें हैं वो क्या करती, महिलाएं क्या करती भी, ज़्यादातर फसलों का ध्यान रखती हैं, ठीक है। ये मुख्यतः टैपियोका, अनानास, शकरकंद ये उगाते हैं, ठीक है। क्या क्या उगाते हैं अमेजन नदी में, टैपियोका, अनानास और शकरकंद, ठीक है, ये वहाँ पे उगाए जाते हैं। मछलियाँ क्या भाई, मछलियाँ पूरे साल नहीं होती, अनिश्चित होती हैं, इसलिए कभी कभी महिलाएं फिर क्या करती, जो साग सब्जियाँ अपनी उगाई जाती हैं वहाँ पर जो उगाई जाती हैं उनसे ही भरण पोषण वो करती हैं। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है भाई, कर्तन और दहन कृषि पद्धति है, जो कृषि पद्धति वो अपनाई गई है। कृषि जो कर्तन और दहन पद्धति क्या है, इसमें क्या होता है भाई, जहाँ पर जैसे भी उसको क्या ये सोच लेते कि भाई यहाँ पर खेती करनी है, तो वहाँ के एक पर्टिकुलर जो जगह है उस पर जो पेड़ पौधे उगे हैं, जो वनस्पतियाँ उगी हुई हैं, उसको पहले तो वो लोग काटते हैं, ठीक है। फिर उसको वहीं पे जो काट के जो गिरा हुआ है उसको जला देते हैं। उससे क्या है कि भाई वो भूमि जो जले हुए है, वो जो जले हुए की जो राख है उससे वो भूमि क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। तो कुछ दिन तक वहाँ पर वो करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन उसके बाद जब उस जगह की जो उपजाऊपन है वो ख़त्म होने लग जाता है, तो यही सिस्टम वो दूसरी जगह पे करते हैं। फिर उस जो पुरानी जगह है उसको खाली छोड़ दिया जाता है, तब तक दूसरी जगह पे वो फिर से वृक्षों को और जो ये झाड़ियाँ हैं इनको काटते हैं, जलाते हैं और उस उपजाऊ मिट्टी में कृषि करते हैं। तो जो पुरानी वाली जगह है उसको जब खाली छोड़ देते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, भी छोटे छोटे फिर से वनस्पतियाँ उगने लग जाती हैं। फिर से वही ये आपस में फिर बदल के इस कृषि को ऐसे करते हैं। तो ये कर्तन और जो दहन है ये पद्धति बोली जाती है खेती करने की, ठीक है। तो इससे क्या है कि भाई इससे जो वन है वहाँ उसको तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, वो वनों को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और क्या भाई यहाँ पर यहाँ के लोगों का जो मुख्य आहार है, भोजन है, वो है मैन्योक,
जिसे कसावा भी कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है ये। मैनियोक है जो वहाँ का मुख्य आहार है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ठीक है, फिर है कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसल भी वहाँ पर उगाई जाती है। वहाँ के कुछ लोग हैं वो कैसे रहते हैं भाई, घर कैसे हैं वहाँ पर लोगों के? कुछ परिवार तो रहते हैं भाई मधुमक्खी के छत्ते के आकार के वाले ऐसे छप्पर जो डाल लेते हैं ना, मतलब घास फूस वाले जो छप्पर डाल लेते हैं, वैसे घरों में रहते हैं। कुछ लोग अच्छे से घर बनाकर अपार्टमेंट बनाकर रहते हैं, जिसको बोला जाता है मलौका। उसको क्या बोला जाता है? मलौका। ठीक है, मैनियोक उनका जो आहार है वो है। मलौका है जो अच्छे घर अपार्टमेंट जैसे बना लेते हैं, उसको बोला जाता है। उन अपार्टमेंट की जो छत होती है वो तीव्र ढलान वाली रहती है भाई, ताकि जो बारिश का पानी है वो छत पर ना रुक सके। ठीक है, अब क्या है कि जो अमेज़न बेसिन के लोग हैं धीरे धीरे उनका जीवन बदल रहा है। पहले उनको क्या होता था, वह जो वन है वहाँ पे बहुत सघन वन है, उनके अंदर जाने के लिए उनको रास्ता ही नहीं मिल पाता था। ठीक है, वो सिर्फ नदी मार्ग से ही अंदर जा पाते थे। लेकिन अब 1970 में बता रहे हैं ट्रांस अमेजन महामार्ग बन गया है, जिसकी वजह से उनका जो अंदर है वनों के अंदर आना जाना है वो संभव हो गया है। कुछ लोग क्या है कि हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग करते हैं, लेकिन ये काफ़ी क्या पड़ जाता भाई, कॉस्टली पड़ जाएगा, तो ज़्यादातर लोग राजमार्ग से ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बता रखा है कि भी जैसे जैव विविधता सब जो मैंने बताया, सदाबहार वन जो रहते हैं उनमें जैव विविधता है काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनको क्या कर रहे हैं, अब नष्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कर्तन और जो दहन पद्धति है उससे वनों का विनाश होता है। एक जगह के वनों को काट कर जमीन को साफ किया जाता है और फिर दूसरी जगह पे ऐसे ही सिस्टम करने लग जाते हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है भाई, इसकी वजह से जो ये वन है, ये आप देख सकते हो ये डायग्राम, ये पहले थे ऐसे इतने उसमें थे, काफ़ी मात्रा में वन थे, उसके बाद उन्होंने काट काट के इतने वन बच गए हैं ये वाले। इसके बाद ये देखो कि बिल्कुल ही कम वन बच गई है। रेजिडेंशियल जो एरिया है वो ज़्यादा होता जा रहा है और वन है जो कम होते जा रही है वहाँ पे। ठीक है, अमेजन। तो इसके बाद हम देखते हैं भाई गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पर पड़ता है? भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ता। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलाकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ये भारत में 10 डिग्री उत्तर से लेकर और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य ये बेसिन पड़ता है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी और इधर से यमुना भी इसी में गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना तो बल्कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई। ठीक है, और इधर से पूर्व की साइड से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, मिलकर बनाती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन। ये कहाँ पर पड़ता है भाई? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी, पर्वतों में भी और हिमालय के गिरिपाद और सुंदरवन डेल्टा है, ये सारा इलाका है जो ये कवर करता है। ये आप मैप में देख सकते हो, इधर उत्तर भारत से लेकर, ठीक है, उत्तर भारत से लेकर इधर पूर्वी भारत। ठीक है, पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी एंटर कर रही है यहाँ पर। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और ये गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बनाती हैं। ठीक है, और इसके बाद ये कहाँ पर आकर मिलती हैं भाई? ब्रह्मपुत्र इसमें बांग्लादेश में आकर और समुद्र में आकर मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि मैदानी क्षेत्रों में ये चाप झील, ठीक है, इनकी अनेक चाप झील पाई जाती। चाप झील क्या होती है भाई? जब मैदानी क्षेत्र में नदी प्रवेश करती है तो वो कुछ ऐसे सर्पिल आकार में नदियां बहती हैं। ठीक है, तो जब ये सर्प के आकार में जब ये नदी बहती है तो कभी कभी क्या होता है, ये एक इसको छोड़कर इधर से बहने लग जाती, तो जो इधर रह जाता है वो इलाका उसको चाप झील बोलते हैं। ठीक है, वो झील बन जाती है वहीं पर। ठीक है, और नदी क्या है, अपना मार्ग बदलकर और उस झील को छोड़कर इधर से अपना रास्ता बना लेती है और फिर ये धीरे धीरे करके वो इसमें डिस्टेंस पैदा हो जाता है झील में और मुख्य नदी में। ठीक है, तो उसको बोला जाता है चाप झील। तो मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं
इस यहाँ की जो जलवायु है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु है मानसूनी है। भारत की पूरी ही जलवायु मानसूनी है और ये जो बेसिन है ये भारत में ही पड़ता है। ठीक है, मानसून कब तक आता भाई? जून से लेकर सितंबर तक का जो टाइम है वो मानसून का माना जाता है, 120 दिन का। ठीक है, इन्होंने मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक का दिया, सितंबर तक का बोला है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में ठंड पड़ती है यहाँ पर। तो जनसंख्या का वितरण क्या है भाई? जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, जनसंख्या का वितरण क्या? पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम हैं। ठीक है, वहाँ बसने के लिए जो वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ का जो वातावरण है वो अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर कम रहते हैं इस बेसिन में। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में कम रहते हैं और जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में, ये नहीं कि एक ही तरफ, चारों तरफ 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं भाई, उसको जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों में जो जनसंख्या का घनत्व है वो ज़्यादा पाया जाता, पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से फसल उगाने में भी उनको अनुकूल रहती जो मिट्टी उपजाऊ। ठीक है, तो यहाँ का लोगों का क्या है भी? मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है और धान की खेती के लिए ताकि मतलब क्या है कि धान की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता है नदियों से। ठीक है, बारिश भी अधिक होती है यहाँ पर। और बाकी की फसलें भी गेहूं, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा है। गन्ना और जूट जैसी नगदी फसलें हैं यहाँ पर। ठीक है, मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जा सकते हैं और पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार व असम में क्या किए जाते हैं भाई? सिल्क के कीड़ों को पाला जाता है, उससे सिल्क का उत्पादन किया जाता है बिहार और असम में। ठीक है, ये सारा क्या? ये सारा इलाका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का ही है भाई। ठीक है, मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं से फसलें की जाती हैं। वेदिकाएं क्या होती हैं भाई? ऐसे सीढ़ी नुमा खेती जो की जाती है, वेदिकाएं बना बना के। ठीक है, यहाँ के जो मैदानों में सागवान, साखू, पीपल, ठीक है, इसके पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, पर्णपाती, भारत में पर्णपाती वनों की ही सघनता है। अगर वैसे भी ओवरऑल भी पूछा जाए, ये तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्पेशल अगर पूछा जाए आपसे, तो बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। ठीक है, बांस, और बांस भाई एक प्रकार की घास है, याद रखना। ठीक है, पेड़ नहीं है, ये घास है। ठीक है, बांस घास है। फिर डेल्टा क्षेत्र में भाई मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढलान वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वन्य जीव भी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं? हाथी, बाघ, हिरण और बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा है जो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है, स्पेशली आसाम में। ठीक है, आसाम में जो एक सींग वाला गेंडा है वहाँ वो पाया जाता है। ठीक है, तो आसाम का जो इलाका है वो ब्रह्मपुत्र नदी के उसमें आता है। ठीक है, डेल्टाई क्षेत्रों में अगर पूछ ले, डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है भाई बंगाल टाइगर, मतलब जो सुंदरवन डेल्टा है ना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती हैं, तो वो वहाँ पर वो है डेल्टाई क्षेत्र। तो बंगाल टाइगर पाया जाता है, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये पाए जाते हैं भाई डेल्टाई क्षेत्रों में। फिर है भाई नदी, यहाँ ये जो दोनों नदियाँ हैं ये साफ जल वाली हैं। ठीक है, लवणीय जल नहीं है इनका, तो ये साफ जल वाली है। तो नदी के साफ जल में क्या पाए जाते हैं? जलीय जीव, काफ़ी मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला और हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं यहाँ पर। ठीक है, मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है, मछली और चावल।
ठीक है। एक है भाई गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी का जल साफ है, इसकी वजह से एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसको स्थानीय भाषा में सूसू कहते हैं। भाई ये एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके पानी में सूसू डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है, जिसका मतलब है अंधी डॉल्फिन। इसको अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं, सूसू भी कहा जाता है, ठीक है, जल की शुद्धता के कारण, ठीक है, साफ जल है इसलिए, क्योंकि गंदे पानी में ये मछली नहीं रह सकती, साफ उसमें पाई जाती है, इसलिए इसको, और इसका नाम है सूसू। स्थानीय भाषा में इसको सूसू बोलते हैं और अंधी डॉल्फिन भी बोला जाता है, ठीक है। भाई अब ये एक क्या बता रखा कि भाई गंदा, इसके क्या वो बता रखा ना कि जो नदियों का पानी है वो बार बार अभी प्रदूषित किया जा रहा है, ठीक है। तो एक ये है कि भाई इस चीज़ को, मतलब कि नदियों के जल को भी साफ करने के लिए, और इस मतलब कि इससे जो गंदगी है इसको साफ करने के लिए ही जो प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था, जो हर साल अभी चल रहा है ना, वो 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर और कस्बे भी स्थित हैं, वो नाम पूछ लेते हैं आपसे। इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो इसी की वजह से क्या हो रहा है भाई, ये जो इतने बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ से जो कचरा फैलाया जा रहा है, उसी चीज़ को लेकर 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री जी ने ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये शुरू किया था, ठीक है। नदियों के पानी काफ़ी प्रदूषित हो गया था इसकी वजह से, ठीक है। और क्या है भाई, इस बेसिन का महत्वपूर्ण और क्रिया क्या है, पर्यटन, ठीक है। पर्यटन भी इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जैसे आगरा में यमुना के किनारे पे ताजमहल है, जो यमुना भी क्या है कि उसी बेसिन का हिस्सा है, ठीक है। इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप है। लखनऊ का इमामवाड़ा है। असम का काजीरंगा और जो मानस वन्य प्राणी अभयारण्य है जो, ठीक है, वो भी वहीं पर पाया जाता है। काजीरंगा का ही है भाई, ये जो है ना एक सींग वाला गैंडा, काजीरंगा में ही पाया जाता है, असम में मैंने जो बताया था, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल इसके किनारों पे ही पाए जाते हैं, जो कि पर्यटन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भाई ये ऐसे करके हमारा जो चैप्टर है आज का ख़त्म होता है। जो दोनों बेसिन हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अमेजन बेसिन भी और गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वो भी। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया होगा। भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, और वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।